कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। चुनाव में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में हर बार की तरह बड़े बड़े वादे किए हैं। हर वर्ग के लिए वादे किए गए हैं, लेकिन ये बड़े बड़े वादे पूरे कैसे होंगे, इसका असल प्लान सामने नहीं रखा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही किसान और कृषि, रोजगार, युवा और महिलाओं के लिए हर बार की तरह लुभावने वादे किए हैं। कर्नाटक में किसान लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हैं। बीजेपी ने 1 लाख तक ऋण माफी और सिंचाई योजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का दाव खेला है, तो कांग्रेस ने एग्रीकल्चर कॉरिडोर और खेती को कीटनाशक मुक्त करने का वादा किया है। महिलाओं के लिए दोनों ही पार्टियों ने लुभावने वादे किए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। बीजेपी ने गरीबी की रेखा के नीचे रही महिलाओं को मुफ्त मोबाइल उपलब्ध कराने की बात कही है। रोजगार पर कांग्रेस ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का दावा किया है, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़ा कोई वादा नहीं है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करने की बात कही। गायों की सुरक्षा से जुड़े गो सेवा आयोग को भी पुनर्जीवित करने का वादा किया है, जबकि हिंदुस्तानी छवि को बरकरार रखते हुए पार्टी ने मंदिरों और मठों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन का वादा किया है। इधर कांग्रेस ने पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडर्स की संख्या 5% और बढ़ाने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव के मतदान महज अब 1 वीक बाकी रह गया है। ऐसे में मुकाबला वहां काफी रोचक बन पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी दोनों ने वहां डेरे डाल दिए हैं। प्रधानमंत्री पहले 15 सभाएं करने वाले थे, लेकिन अब 21 सभाएं करेंगे और 224 सीट को कवर करेंगे। पहले 209 सीट को कवर करने वाले थे। राहुल गांधी लगातार वहां डटे हुए हैं। पहले से भी वह लगातार दौरे कर रहे हैं। मंदिर मठों में दोनों ही पार्टियों के नेता जा रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि भाजपा ने 500 करोड़ रुपए मुकर्रर किए हैं मठों के और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अपने घोषणा पत्र में। एक
वीक पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और जिसमें काफी लोक लुभावने वादे किए गए हैं। अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सबसे बड़ी जो बात कही है बीजेपी ने वो ये कही है कि किसानों को कर्ज माफ करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा, 1 लाख रुपए तक का लोन की भी उन्होंने जिक्र किया है कि आपको मुफ्त में लोन मिलेगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योजना है, महिलाओं के लिए भी घोषणा की है, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की बात कही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली, कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। खैर चलिए, लेकिन लोक लुभावने वादे होते हैं, कुछ चीजें फ्री करने की होती हैं। क्या हिंदुस्तान में हम वोट के लिए यूं ही फ्री करते रहेंगे? फ्री का मतलब यह है कि टैक्स बेस का वो गाड़ी कमाई का पैसा जो आप किसी भी योजना में अपने वोटर को लुभाने के लिए आप खर्च करने का वादा कर रहे हैं। सीधी डेफिनेशन है, कहीं पेट से पैसा नहीं आता, कोई पार्टी अपने फंड से पैसा नहीं देती है। टैक्स पेयर्स का जो पैसा होता है आपको उसी पैसे से देना है। हमारे यहां पे हम एक मतदाता को स्वाभिमानी और संभल प्रदान करेंगे या फिर बस उन्हें हमेशा लोक लुभावने वादों से ही उसे कमजोर करते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोचिंग की व्यवस्था की बात कही गई है, स्मार्टफोन, मंगलसूत्र, तमाम वादे किए गए हैं जिससे मतदाता सरकार बनाने के लिए वो रास्ता दे सके। चले हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर के। हमारे साथ सुशील आसोपा साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, विकास सोमानी जी भाजपा नेता हमारे साथ है, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। सोमानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कुछ चीजें आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से वादे किए हैं, ये सब कुछ हो कैसे पाएगा? महिलाओं को जो बीपीएल में है उन्हें आप फ्री स्मार्टफोन देंगे, छात्राओं को लैपटॉप देंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है कर्नाटक का बेंगलोर, जहां से आईटी कहें कि एक उद्गम स्थल कहा जा सकता है उसका, जो आज एक हब के रूप में विकसित है। वहीं सब चीजें चल सकते हैं, वहां के लोग काफी आईटी के क्षेत्र में एजुकेट भी होंगे। लेकिन ये फ्री की जो योजनाएं हैं हम ये बांटते रहेंगे कि, या फिर चलिए इस बात को मैं गले उतार सकता हूं कि फ्री एजुकेशन है, एक फ्री कोचिंग आप एसटी, एससी, ओबीसी और बीपीएल को देंगे, यहां तक भी ठीक है कि पढ़ाई के लिए अच्छी बात है कि कोई सपने पूरे कर सकें। लेकिन फ्री वाला मामला जो है, आप हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने होड़ मची हुई है कि फ्री में बांट देंगे चीजें, कैसे बांट पाएंगे? योगेंद्र जी, आपकी बात को मैं स्पष्ट करना चाहूं कि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में जारी किया गया उसमें 3 लाख लोगों से कम उसमें राय ली गई है और वो जो घोषणा पत्र वो सार्वजनिक रूप से विभिन्न तथ्यों और मुद्दों के आधार पर बनाया गया। और रही बात जहां तक आप कहना चाह रहे हैं कि आखिर राशि और बजट कहां से आएगा, तो उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि जैसे भूमिहीन जो किसान है उनको 10,000 रुपए तक का, या जो किसान बीपीएल में है उसको 2 लाख तक का बीमा। तो एक क्राइटेरिया सेट किया गया, उन क्राइटेरिया में जो उसके लिए जरूरतमंद है और जिनके लिए वो लागू होती है उन्हीं योजनाओं के लिए उनको लाभ दिया जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण उनके लिए लागू होगा। रही बात दूसरी, मैं आपको कहना चाहूं कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए पूर्व में भी कहा और उसका असर पूर्व में जो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है वहां पर भी धीरे धीरे उसमें एक इजाफा होने लगा। और किसानों के संदर्भ में ही हम राजस्थान की बात करें तो यहां 50,000 तक का लोन माफ किया, जिससे सरकार को 8,000 करोड़ का लगभग एक अतिरिक्त भार पड़ा। तो जहां किसानों की कोई भी अगर उनको दिया जाता है, सरकार उनको किसी भी तरह का उनकी अकाल में या किसी भी तरह से फसल नहीं होने पे या किसी प्रकार नुकसान होने पे उनको यदि किसी लोन या ऋण माफ करती है तो उसके पीछे एक सर्वे राजस्थान में भी आपकी घोषणा स्टैंड कर रही है, अभी उस पर बैठकें चल रही हैं। नहीं, बजट के बजट के स्तर पे चल रही है। दरअसल क्या था कि कुछ किसानों की जो संख्या अत्यधिक थी और बजट एक सीमित था, उसमें देखा जा रहा था कि विभिन्न जिलों पे कि किस आधार पे और कौन वास्तव में सक्षम प्राप्त करने वाले, ये बैठक में निर्णय लिया जा रहा है, प्रस्तावित किया गया है। और रही बात कर्नाटक की, जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि कर्नाटक में सिर्फ जो घोषणा पत्र है उसी घोषणा पत्र का लगभग कुछ 70 या 80% स्वरूप कांग्रेस ने जारी किया। किसानों की आय को दुगनी करने का जो मामला था वो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10 महीने पूर्व से कहती आ रही है, उसी को कांग्रेस ने अपने 10 बड़े मुद्दों में घोषणा पत्र में ये कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास करेंगे। रही बात लैपटॉप की, इनकी तो डिजिटल इंडिया 10 महीने से नहीं, सितंबर 2015 से। यस, वो सही कह रहे हैं। एक विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस थी, तब मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करने को लेकर के
हम प्लान कर रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से इसे दुगनी करेंगे। उसके बाद पहले 15 में ही, जब 16 में आए थे, माफ करिएगा, जब मोदी साहब सूरतगढ़ आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि मृदा जांच केंद्र खोल रहे हैं, सारी बातें हैं। 2022 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम किसी स्टेट को, जहां अब तो बीजेपी के पास में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां आप काफी लंबे समय से, मध्य प्रदेश में 15 साल से आप शासन में हैं, छत्तीसगढ़ में आप लंबे समय से शासन कर रहे हैं, राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन फिर भी आप लोग 4 साल से यहां पे शासन कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा है कि कोई भी पार्टी क्या ये कह सकती है कि हमारा वो मॉडल स्टेट है, आप देख लीजिए, वहां के किसानों से आप जाकर के बात करिए, ये कहने की हिम्मत है किसी में कि हाँ हम वहां पे ये सब कुछ कर चुके हैं, आप जाके वहां देख लीजिए। धीरे धीरे योगेंद्र जी सुधार हो रहा है, और जिस प्रकार से केंद्र में, सोमनाथ जी मैं मान रहा हूं, देखिए मैं नियत पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए मतदाता जो वादा हम करते हैं, एक तरह से आप पे भरोसा करते हैं, भरोसा करके वो वोट डालते हैं, भविष्य के 5 साल आपके हाथों में देता है वो, और अगर वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो जस्ट लाइक ए चीटिंग। ये भरोसा है योगेंद्र जी, जो आज तो मैं वो कहना चाह रहा हूं कि आप भरोसे के लिए कोई सैंपल पीस दे सकते हैं कि उस राज्य में ऐसा किया है हमने, आप भी देख लीजिए वहां। आप पुरानी जो स्थितियां थी उनमें कई सकारात्मक प्रभाव हुआ है। आज किसानों को जिस हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का पूरा प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, और कई ऐसी चीजें भी हैं जिनका निर्णय लेने के लिए पूर्ण बहुमत में होना आवश्यक था। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र में पूर्ण बहुमत में है, और जिस तरह से किसी भी योजना को लागू करने के लिए धरातलीय रूप में विभिन्न प्रदेशों में, आज 20 प्रदेश लगभग भारतीय जनता पार्टी विचारधारा शासित है, और इसका निरंतर जो बढ़ता जा रहा ग्राफ इस बात का विश्वास है, और इस बात का इंगित करता है इस और कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर आम जन और किसानों और महिलाओं के लिए निरंतर कार्य करने हेतु प्रयासरत। आसोपा साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने घोषणा किया, हालांकि उस पर हमने चर्चा भी की थी, कुछ चीजें आप लोगों ने भी इतनी 1 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही है, 15 से 20 लाख लोगों को हर साल हम रोजगार देंगे। कांग्रेस का सबसे बड़ा जो वादा किया हुआ है यही है। खैर चले, लैपटॉप हैं, स्मार्टफोन है, ये सब चीजें तो एक सेकेंडरी है, लेकिन रोजगार सबसे बड़ी बात है। अगर रोजगार किसी को मिलेगा तो मुझे लग रहा है लैपटॉप, स्मार्टफोन वो खुद भी खरीद सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रोजगार का जो शब्द है वो एक सस्टेनेबल इनकम, बिल्कुल वो रोजगार माना जाता है। कैजुअल लेबर कोई है वो नहीं, कायदा तो यही है। हाँ, मैं बिल्कुल सही है, उसी की व्याख्या कर रहा हूं। तो कांग्रेस ने सोच समझ के किया है, क्योंकि जो जितने भी कर्नाटक में आने वाले समय में सिंचाई में और सुधार होगा, सड़कों में सुधार होगा, डिजिटल सेक्टर में और ज्यादा नए डेवलपमेंट्स होंगे, निवेश, एफडीआई में निवेश कर्नाटक में पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पे है। जब निवेश आएगा तो एक सस्टेनेबल रोजगार मिलेगा, तो उसका एक रोड मैप बनाया है वहां उन लोगों ने। अभी मैं ये क्लेम करूं या सोमानी जी क्लेम करें कि वो रोड मैप मैंने देखा, आपने देखा, हमें से किसी ने नहीं देखा। हमने कमिट किया, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बिना रोड मैप बनाए हम कोई घोषणा नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी वहां डेस्परेट है, क्योंकि इनिशियल सर्वे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए हैं। कांग्रेस की वहां जीत की बिल्कुल संभावनाएं सर्वेज ने बताई है, और आम चर्चा में भी कांग्रेस वहां मजबूत दिखाई दे रही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि घोषणा पत्र कितना लोक लुभावन है। राजस्थान में भी था, लेकिन राजस्थान में अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। केंद्र में भी था, केंद्र में भी लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जिस लक्ष्मण रेखा को तोड़ करके भाषणों के जिस स्तर पे चले गए हैं, उस स्तर की परिभाषा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा वो संस्कार नहीं है। और राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। व्यक्तिगत हमले वो करे मुझ पर, हाँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, और वो नहीं कर रहे हैं। मैं छोटा सा सवाल है आसोपा साहब, आपने क्योंकि बात अब ये कह दी है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पार्टी में या किसी के परिवार में, किसी के घर में एक व्यक्ति कोई अगर गलत काम करता है, क्या उसके लिए पूरे परिवार को, पूरी बिरादरी को, पूरे समाज को या पूरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने आज ही कलगी वहां पे जो एक क्षेत्र है, वहां पे सिटी भी है, वहां एक स्पीच दी। उसमें कहा कि जो उनकी लैंग्वेज थी, बेटी बचाओ बीजेपी के एमएलए से,
यानी कि बेटी पढ़ाओ पर बेटी बचाओ बीजेपी के एमएलए से। एक एमएलए की वजह से क्या पूरी बीजेपी को आप उसमें शामिल कर सकते हैं? अच्छे लोग भी होंगे बीजेपी में, या कोई कांग्रेस पे कहे कि कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, दूर हट जाइए, तो क्या कांग्रेस सारी एक व्यक्ति की वजह से? बताओ, अल्टीमेटली कोई तो सहन शक्ति करने की भी सीमा है। मोदी जी जब कह रहे हैं कि थिमैया और कृष्णन मेनन का जवाहरलाल नेहरू ने अपमान किया 1948 में, सभी ने देखा। थिमैया कब हमारे जनरल थे, कृष्णन मेनन कब रक्षा मंत्री थे, जब जिस दौर का उन्होंने उल्लेख किया उसमें तो करियप्पा थे, और करियप्पा को केवल 2 फील्ड मार्शल हुए हिंदुस्तान में, जनरल करियप्पा नेहरू के समय में और जनरल मानेकशॉ इंदिरा जी के समय में। अब मोदी जी जब इस स्तर की बातें करें, और इसके पीछे क्या है अगर आप उस पर जाना चाहते हैं, तो सेंगर जो है उसको पोस्को एक्ट से निकालने के लिए उस बच्ची का, अभी अखबारों की खबरें सुन रहे हैं, उसका बोन का सैंपल लेकर के और उसको 19 साल की, मतलब चूंकि वो 1 साल पहले का दुष्कर्म का मामला है, तो 19 साल की आज की उम्र उसकी बताने की चेष्टा की जा रही है, और वहां जनता जो है उससे बड़े बड़े प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या इंगित करता है कि आपका कानून में विश्वास नहीं है, आपका विधायक फंस गया, तो बात तो चलेगी। ये तो आप अगर मोदी जी के भाषण उठाएंगे तो बहुत सारी बातें आएगी, और उसको एक की व्याख्या करेंगे तो थोड़ी शर्म भी आने लग जाएगी। अभी आज उन्होंने कहा है, मैं ट्वीट ही पढ़ रहा था अभी, कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां के लोग बहुत खुश हैं। मुझे बता दीजिए, राजस्थान के लोग खुश हैं क्या? यहाँ तो गली गली में चले जाओ, कहीं महारानी तो गई, कब पीछा छूटे, ये बात होती है। और इन्होंने क्या वादे किए थे? 15 लाख नौकरियां दूंगी, उनको बाद में बदला 15 लाख रोजगार दूंगी, बाद में बदला 15 लाख रोजगार के अवसर दूंगी। और जसवंत सिंह यादव ने कहा हमने तो 2,16,000 को रोजगार दिया है। सरकारी नौकरी आपने करीब 1,03,000 को दी है, 1.5 लाख नौकरियां आपकी लटका रखी है, रोज स्टे आ रहे हैं हाईकोर्ट से। आपने कहा कि किसानों के में, इन्होंने एक लाइन है, किसान ऋण मुक्त हो इसके लिए हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे, ये घोषणा पत्र में था। पर इन्होंने इतना, जब वो पायलट जी की यात्रा निकली उसके बाद वो कमेटी बनाई, और वो 50,000 रुपए का जो मामला है आज के अखबार में है कि पैसा नहीं है। पायलट जी की यात्रा का तो फर्क नहीं पड़ा कमेटी पे। नहीं पड़ा तो मैं उसका किसान आंदोलन का फर्क पड़ा। नहीं, मैं बहस कर लेता हूँ, आप उठाइए, बात करनी आप उठाइए। देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल पहले आपने टोका तो उसको पहले क्लियर करता हूँ। मेरी इच्छा तो ये थी कि आज भास्कर में जो आया स्टेटस इनका, उसकी बात करूं, पर आप मुझसे वो प्रमाण चाहते हैं। वो जो आंदोलन चला सीकर का, किसान की कोई पार्टी नहीं होती है। आप समझते हैं क्या कि सीकर के किसानों ने वो आंदोलन किया? इन्होंने कमेटी तक गठित नहीं की। जब वो 2 तारीख से यात्रा शुरू हुई, उसी दिन रात को इन्होंने, क्योंकि 12 से झालावाड़ थी, वो कमेटी बना दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? केरल जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अल्टीमेटली प्रेशर पड़ा तो बजट में इन्होंने घोषणा की। आज बजट को कितने दिन हो गए? 8 मार्च से लेके 3 महीने हो गए। भास्कर कह रहा है कि पैसे नहीं है, इसलिए इन्होंने बैंक को कहा है कि हम इतने 1,000 करोड़ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा, और बाकी बैंक ऋण ले, आरबीआई से ले, कोई और आउटसोर्स ले, और उसका ब्याज राजस्थान सरकार देगी। एक बात। और कल मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा मकराना में, कि कांग्रेस 2.5 लाख करोड़ का ऋण, जनता पे ऋण छोड़ गई थी, हमने वो उतार दिया है। आप पढ़ लीजिए पत्रिका, मैं तो वीडियो भी सुन के आया उनका। मतलब ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर, अगर आपने 2.5 लाख करोड़ का ऋण उतार दिया तो ये किसानों वाले पैसे क्यों नहीं है आपके पास? 8 मार्च को तो आपने बजट भाषण में बोला है एनेक्सर 3D में कि प्रदेश पर 2,29,000 करोड़ का ऋण है। तो क्या इन 2.5 महीनों में वो ऋण समाप्त हो गया? क्योंकि 2014 के बजट में बोला था 1,09,000 करोड़ का ऋण है, जिसको वो कह रही है 2.5 लाख करोड़ राजस्थान पे कांग्रेस छोड़ गई थी, वो 1,09,000 करोड़ था, और आज वो 2,29,000 करोड़ है। और मकराना बोलिए कि 2.5 लाख करोड़ ऋण कांग्रेस छोड़ गई थी, मैंने उतार दिया है। इस पे कोई इनकी जो आपकी प्रिविलेज की कोई बात ही नहीं बनती विशेषाधिकार की, कि मुख्यमंत्री कहीं भी कुछ भी बोल देगा। विपक्ष के नेता ही इतना गैर जिम्मेदारी से नहीं बोलता जितना गैर जिम्मेदारी से राजस्थान की मुख्यमंत्री बोलती हैं। मुझे तो आप मान रहे हो विपक्ष के नेता गैर जिम्मेदारी से बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, इतने नहीं बोलता, हमने कहा इतने नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं भाई।
ये तो सत्ता का संघर्ष है, अपने अपने तरीके से सत्ता में भी आना है और जनता की सेवा भी करनी है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं अभी, ये कर्ज को लेकर के फिगर्स और फैक्ट्स, ये आप अखबार में पढ़ लीजिए और मकराना में उन्होंने भाषण दिया। चलिए, लेकिन कर्ज माफी के लिए देखिए, इन्होंने कोई कर्ज माफी के लिए आपने कमिटमेंट नहीं किया। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे, एग्रीकल्चर कॉरिडोर है। कर्ज समाप्त कर चुके हैं ना सिद्धारमैया जी, किसानों का कर्ज जो है वो माफ कर चुके हैं। मतलब कर्जहीन है वहां पे किसान, तो उन्होंने बोला। अब ये बोलने की बात नहीं होती है, फिर बोलने में तो वसुंधरा जी का जिक्र कर रहे हैं, तो सिद्धारमैया हो गया। मैं आपको फिगर बता सकता हूं कि कितना कर्ज अभी किसानों पे वहां पे है। नहीं 8,000 करोड़ जब उन्होंने डिक्लेयर किया था उस समय 8,000 करोड़ रुपए कर्जा था, वो सारा उन्होंने नहीं सर, ये कोई बात नहीं। मैं आप इसके लिए अलग से डिबेट रख लेते हैं। बिल्कुल। कर्नाटक के किसानों का कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ, उसमें डिबेट रख लीजिए। कल हुआ लेकिन कितना हुआ, कल डिबेट रख लीजिए, मैं फिगर ले आऊंगा। बिल्कुल। मैं तो सोमानी जी कर्नाटक बीजेपी से डाटा लाए हैं, मैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस से मैं आपके ऐसा सहमत हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी वेबसाइट पे किसानों की लिस्ट तो है। आप सुनिए तो सही एक बार, मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो मेरा सवाल रहा वो इस वजह से रहा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर किस तरह से झूठ बोला जाता है। तो मुख्यमंत्री के आपने सिद्धारमैया जी का कहा वहां के कर्ज माफ कर चुके हैं। कर्ज माफी का एक तरीका होता है, देखिए यहां पे कोई किसान, उसके 10 लाख का भी कर्ज होगा, किसी किसान पे 35,000 का भी कर्ज है। तो कर्ज माफी का ये कोई वो नहीं है कि आपने 50,000 तक का जो माफ किया यहाँ पे वो चलिए होगा, अभी हुआ नहीं है राजस्थान में भी माफ पे, उसकी मीटिंग चल रही है। एक दिन पहले भी मीटिंग हुई है सीएस की अध्यक्षता में कि जयपुर में भी। तो ये कि प्रोसीजर में चल रही है, अभी तो फाइनेंस से परमिशन होगी और कैसे पैसा आएगा अभी तो उसी के ऊपर चल रहा है सारा। ये सोमानी जी को अगर मालूम नहीं हो तो मैं एक अच्छी बात तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपया जो माफ किया था, तो कोई सहकारी देश भर में, सर आप बात समझने की कोशिश करें कि ये लिमिट ही नहीं थी कि 3 लाख कर्ज है कि 2 लाख कर्ज है कि 50,000 कर्ज है। यानी कि 2004 से 8 तक के पीरियड में कांग्रेस की कृषि नीति इतनी बढ़िया रही कि किसानों के ऊपर 72,000 करोड़ रुपए ही कर्जा था। इसको इस रूप में देखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो इन्होंने 50,000 करोड़ किए हैं वो सहकारी बैंकों के केवल, जो रेगुलर बैंक 50,000 प्रति किसान जो किया है ना 8,000 करोड़, वो उसमें कोऑपरेटिव समिति से जो लोन लिया केवल वो है, रेगुलर बैंक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने किया 1 हेक्टेयर वाले और 2 हेक्टेयर तक की लिमिट वालों को किया। ठीक है, अब आप बीजेपी कार्यालय में जाइए, कृषि मंत्री से बात करिए। आपका जब नेशनल डिजास्टर का जो नॉर्म्स है वो सिंचित और असिंचित कृषि भूमि में ही उसमें हेक्टेयर का अलग अलग मापदंड है। तो आज बरानी एरिया में कोई किसान है, वो अगर 4 हेक्टेयर वाला है तो उसका कर्ज 25,000 माफ होगा। एक तो बरानी एरिया में बरसात होती है तब तो बिजाई करता है, समझिएगा, और वो बर्बाद हो गया, और आप उसको करें 13-25,000 दूंगा। और जो सिंचाई जहां हो रही है, नहरों से पानी जहां जा रहा है, वहां 4 बीघा यानी 2 हेक्टेयर वालों को करूंगा। उसमें अभी तक एक बार सर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, ये राजस्व डिपार्टमेंट की मैं फेल्योर कहूंगा इसे, क्योंकि राजस्व डिपार्टमेंट ने अब तक वो चीजें अपडेट नहीं की हैं। मूल काश्तकार सीमांत से लघु सीमांत हो गया, उसकी तो जमीन ही नहीं बची जिस पैरामीटर में हम उसको। नहीं बरानी एरिया साहब, दोनों बरानी भी और बरानी दोनों। अभी चूरू में तो राठौर जी का तो किसानों ने घेराव किया है। ये नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपन चल खूबसूरत मैसूर और बेंगलोर में बहुत खूबसूरत टेम्परेचर मेंटेन किया है। आप राजस्थान की लू से बाहर निकलिए, आप लू क्यों खा रहे हैं आप यहाँ पे बैठ करके? मैं उस मैनिफेस्टो पे जाना चाहूंगा, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा है, आपने महिलाओं का भी ध्यान रखा है, किसान स्टूडेंट सबका ध्यान रखा है। बात यहाँ पे एक लोन माफ करने के 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा, किसानों के ऋण माफी का वादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं सिर्फ ये आसूबा साहब से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछना चाहता हूं आपको कि कहीं से हम ये बता सकते हैं कि हमारे देखिए सैंपल स्टेट है ये, आप ये देखिए, मैं कह सकता हूं कि गुजरात का पहले क्या रहा, लोग कहते हैं सब तो विकसित राज्य हैं, वहां तो कोई भी सरकार बनती, तो ये वहां का एक रोल मॉडल वही सरकार हो सकती थी। नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया लोगों ने कि यार विकास का दूसरा नाम गुजरात है, नरेंद्र मोदी है। 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा, किसानों के ऋण माफी का वादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं सिर्फ ये आसूबा साहब से भी पूछ रहा था, आपसे भी पूछना चाहता हूं आपको कि कहीं से हम ये बता सकते हैं कि हमारे देखिए सैंपल स्टेट है ये, आप ये देखिए, मैं कह सकता हूं कि गुजरात का पहले क्या रहा, लोग कहते हैं सब तो विकसित राज्य हैं, वहां तो कोई भी सरकार बनती, तो ये वहां का एक रोल मॉडल वही सरकार हो सकती थी। नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया लोगों ने कि यार विकास का दूसरा नाम गुजरात है, नरेंद्र मोदी है।
उस वक्त एक हवा बनी थी, हवा थी, हकीकत थी, जो भी थी। मैं जब टाटा की नैनो को जब एक SMS के जरिए बुलाया तो बहुत जबरदस्त एक ब्रांडिंग हुई नरेंद्र मोदी की। तो वो एक मॉडल के रूप में लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की देश को आवश्यकता है, गुजरात की तरह देश का भी विकास होगा। योगेंद्र जी, आपने बहुत तो सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूं कि अभी वर्तमान में किसी स्टेट का रोल मॉडल बता सकते हैं कि राजस्थान में अपने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आपने ITI करा करके और किसी को स्क्रू कसना सिखा दिया, किसी को बाइंडिंग करना सिखा दिया, वो एक उसको रोजगार के लिए तैयार कर दिया, बात से सहमत हूं मैं, लेकिन आपने रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। आप उनका प्लेसमेंट करें, वो बात होती है कहां इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। योगेंद्र जी, इसके सकारात्मक परिणाम भी आने वाले हैं जब इतनी प्रक्रिया चल रही है। और आप देखिए गुजरात में सिर्फ 4 महीने का टाइम है, 22 साल जब बीजेपी शासित रही और आप देखें कि योजनाएं धरातल पे आई, उस बात को रोल मॉडल को पूरे देश ने देखा। और माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनका इतना प्रभाव जनता में, जनता ने पूरा विश्वास जताया है वर्तमान परिदृश्य में। आप इस बात को देश की स्थिति का देखना चाहिए। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि इंदिरा गांधी का भी प्रभाव जनता पे था। उसके बाद की जो स्थिति नहीं मानता मोदी जी को आप कहते हैं बहुत गलत, क्योंकि आप पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कांग्रेस में कि स्वीकार करना नहीं चाहती, वो स्वीकार करना नहीं चाहती। आप लोग आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एक बात बताइए, जब आप इतने स्टेट में आप आंकड़ों से कैसे आप मुंह मोड़ लोगे, आप सच्चाई कैसे जुटा दोगे। आपको जब 13 स्टेट में जब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी लगातार चुनाव जीती गई, आज 18 में आज 20 स्टेट माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से और उनके प्रति जनता ने सिंपैथी जिताया, आप उसको नकारते हैं। आप मणिशंकर अय्यर नीच बोल देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को नालायक बोल देते हैं, उसके लिए आप मुकर जाते हैं। आप बजट के बारे में बात करें योगेंद्र जी, मैं एक बात जवाब सिंपैथी और प्रभावित नहीं, दोनों में अंतर है सर। ऐसा है टेन्यूर में, जैसे अचानक लाके आपने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक टेन्यूर रहा, किस तरह सरकार चली है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल बखूबी से निभाया। वो पैराशूटी नेता नहीं है कि उनका आर्थिक विश्वास कर लिया और कुछ समय के लिए एक हवा का गुबार खत्म हो गया। वो जनता से जुड़े नेता, पूरे देश में केंद्र में जो विचारधारा है वो जनता के हित में चल रही है और सकारात्मक रूप से चल रही है। इसी प्रकार आज मात्र 2 पी बचे हैं, पंजाब और पांडिचेरी। अधिक से अधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को सराहा जा रहा है और धीरे धीरे धरातल पे आ रही है। चलिए पीछे के क्या होगा भी तो देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर जी भी हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर।